केरग्लास का किला। पेरोनिक एक बेचारा बेवकूफ था जो किसी का नहीं था, और अगर गांव के लोगों की दयालुता न होती, जो उसे जब भी खाना मांगता खाना दे देते, तो वह भूख से मर जाता। और जब रात होती और उसे नींद आती, तो वह बिस्तर के लिए पुआल का ढेर ढूंढता और उसमें छेद करके छिपकली की तरह घुस जाता। हालांकि वह बेवकूफ था, लेकिन वह कभी दुखी नहीं होता था, लेकिन हमेशा उन लोगों का आभार मानता था जो उसे खाना खिलाते थे, और कभी कभी थोड़ी देर के लिए रुककर उनके लिए गाना गाता था। क्योंकि वह लाख की नकल इतनी अच्छी तरह से कर सकता था कि कोई नहीं जानता था कि कौन पेरोनिक है और कौन पक्षी। एक दिन वो कई घंटों तक जंगल में भटकता रहा और शाम होने पर उसे अचानक बहुत भूख लगी। सौभाग्य से ठीक उसी जगह पर पेड़ कम हो गए और उसे थोड़ी दूर पर एक छोटा सा फार्म हाउस दिखाई दिया। पेरोनिक सीधे उस ओर गया और उसने देखा कि किसान की पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी और उसके हाथों में वह बड़ा कटोरा था जिसमें उसके बच्चों ने अपना खाना खाया था। मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? लड़के ने पूछा। यदि आपको यहाँ कुछ मिल जाए तो आपका स्वागत है, उसने उत्तर दिया, और वास्तव में वहाँ ज्यादा कुछ नहीं बचा था, क्योंकि हर किसी ने अपना चम्मच इसमें डुबोया था। लेकिन पेरोनिक ने जो कुछ भी था उसे पूरे मन से खाया और सोचा कि उसने कभी भी बेहतर भोजन नहीं चखा था। ये बेहतरीन आटे से बना है और इसमें मिलाया गया है। ये सबसे स्वादिष्ट दूध है और इसे पूरे देहात के सबसे अच्छे रसोइये ने बनाया है। और यद्यपि उसने यह बात अपने आप से कही, लेकिन महिला ने उसे सुन लिया। बेचारा मासूम, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उसे नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, लेकिन मैं उसे उस नई गेहूं की रोटी का एक टुकड़ा काट कर दूंगी। और उसने ऐसा ही किया, और पेरोनिक ने हर टुकड़ा खा लिया और घोषणा की कि बिशप के बेक के अलावा कोई भी इसे नहीं पका सकता। ये बात किसान की पत्नी को इतनी पसंद आई कि उसने उसे मक्खन लगाने के लिए दिया, और पेरोनिक कभी भी उसे दरवाजे की चौखट पर खा रहा था जब एक सशस्त्र शूरवीर आया। क्या आप मुझे केरग्लास के महल का रास्ता बता सकते हैं? उसने पूछा। केरग्लास? क्या तुम सचमुच केरग्लास जा रहे हो? महिला पीली पड़ते हुए चिल्लाई। हाँ, और वहाँ पहुँचने के लिए मैं इतने दूर देश से आया हूँ कि यहाँ तक आने में मुझे 3 महीने की कठिन यात्रा करनी पड़ी है। और तुम केरग्लास क्यों जाना चाहते हो? उसने पूछा। उसने उत्तर दिया, मैं महल में रखे सोने के बर्तन और हीरे के भाले की तलाश कर रहा हूँ। फिर पेरोनिक ने ऊपर देखा। बेसिन और लांस बहुत महंगी चीजें हैं, उसने अचानक कहा। अजनबी ने जवाब दिया, दुनिया के सभी मुकुटों से ज्यादा कीमती और कीमती, क्योंकि यह बर्तन न सिर्फ आपको बेहतरीन खाना देगा, बल्कि अगर आप इसे पेंगे तो यह आपकी किसी भी बीमारी को ठीक कर देगा, चाहे वह कितनी भी खतरनाक क्यों न हो। यहाँ तक कि अगर यह मरे हुए लोगों के मुंह में लग जाए तो उन्हें भी जिंदा कर देगा। हीरे के भाले की बात करें तो ये किसी भी पत्थर या धातु को काट सकता है। और ये चमत्कार किसके हैं? पेरोनिक ने आश्चर्य से पूछा। रोजिया नामक एक जादूगर के पास जो महल में रहता है, महिला ने उत्तर दिया। हर दिन वह यहाँ से गुजरता है। यहाँ एक काली घोड़ी पर सवार 13 महीने का एक बछड़ा पीछे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन कोई भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वह हमेशा अपना भला साथ रखता है। ये सच है, शूरवीर ने कहा, लेकिन उस पर एक जादू डाला गया है जो उसे केरग्लास के महल के अंदर इसका इस्तेमाल करने से रोकता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, बेसिन और भाला एक अंधेरे तहखाने में रख दिया जाता है जिसे कोई भी चाबी नहीं खोल सकती। और यही वह जगह है जहां मैं जादूगर से लड़ना चाहता हूँ। आप कभी भी उस पर विजय नहीं पा सकेंगे, सर नाइट, महिला ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। इस घर के सामने से 100 से अधिक सज्जन एक ही काम से गुजरे हैं, और उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं आया। मैं ये जानता हूँ, भली महिला, शूरवीर ने उत्तर दिया, लेकिन फिर उनके पास मेरी तरह ब्लेवेट के सन्यासी से निर्देश नहीं थे। और उस साधु ने तुम्हें क्या बताया? पेरोनिक ने पूछा। उसने मुझसे कहा कि मुझे एक ऐसे जंगल से गुजरना होगा जो हर तरह के जादू और आवाज़ों से भरा होगा, जो मुझे डराने और मेरा रास्ता भटकाने की कोशिश करेंगे। मुझसे पहले जो लोग गए हैं, उनमें से ज्यादातर भटक गए हैं, उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ गए हैं, और ठंड, भूख या थकान से मर गए हैं।
अच्छा, मान लो तुम सुरक्षित निकल गए। बेवकूफ ने कहा। अगर मैं ऐसा करता हूँ, शूरवीर ने आगे कहा, तो मैं एक तरह की परी से मिलूंगा जिसके पास आग की सुई होगी जो जिस चीज को छूती है उसे जलाकर राख कर देती है। ये बौना एक सेब के पेड़ की रखवाली कर रहा है, जहां से मुझे एक सेब तोड़ना ही होगा। और आगे? पेरोनिक ने पूछा। इसके बाद मैं उस फूल को खोजूंगा जो हंसता है, जिसकी रक्षा एक शेर कर रहा है जिसका अयाल सांपों से बना है। मुझे उस फूल को तोड़ना होगा और ड्रैगन की झील पर जाना होगा और उस काले आदमी से लड़ना होगा जिसके हाथ में लोहे की गेंद है जो कभी भी अपने निशाने से नहीं चूकती और अपने आप ही अपने मालिक के पास लौट आती है। उसके बाद मैं घाटी में प्रवेश करता हूँ आनंद, जहाँ कुछ लोगों ने अन्य सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त की है, जिन्होंने अपनी हड्डियाँ छोड़ी हैं। अगर मैं इसे पार कर सकता हूँ, तो मैं एक नदी तक पहुँच जाऊंगा, जिसमें केवल एक घाट है, जहाँ काले कपड़े पहने एक महिला बैठी होगी। वह मेरे पीछे घोड़े पर सवार होगी और मुझे बताएगी कि मुझे आगे क्या करना है। वह रुका और महिला ने अपना सिर हिलाया। तुम ये सब कभी नहीं कर पाओगी, उसने कहा, लेकिन उसने उसे याद दिलाया कि ये केवल पुरुषों के काम है, और वह उस रास्ते पर सरपट भाग गया जिसे उसने बताया था। किसान की पत्नी ने आह भरी और पेरोनिक को कुछ और खाना देते हुए उसे शुभ रात्रि कहा। बेवकूफ उठा और जंगल में जाने वाला दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि किसान खुद आ गया। मुझे अपने मवेशियों की देखभाल के लिए एक लड़का चाहिए, उसने अचानक कहा, क्योंकि मेरा एक लड़का भाग गया है। क्या तुम रुककर यह काम करोगे? और पेरोनिक, हालांकि वह अपनी आज़ादी से प्यार करता था और काम से नफरत करता था, उसने जो अच्छा खाना खाया था उसे याद किया और रुकने के लिए सहमत हो गया। सूर्योदय के समय वह अपने झुंड को सावधानीपूर्वक इकट्ठा करता और उन्हें जंगल की सीमा पर स्थित समृद्ध चरागाह की ओर ले जाता तथा उन्हें व्यवस्थित रखने के लिए अपने लिए एक हेज़ेल की छड़ी काटता। उसका काम उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था, क्योंकि गायें जंगल में भटकने का रास्ता खोजती थीं और जब तक वह एक को वापस लाता, दूसरी चली जाती थी। वह पेड़ों के बीच कुछ दूर चला गया था, एक शरारती काली गाय का पीछा करते हुए जो उसे बाकी सभी से ज्यादा परेशान कर रही थी। जब उसने घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनी और पत्तियों के बीच से झांकते हुए उसने देखा कि विशालकाय रोजा अपनी घोड़ी पर बैठा है और बछड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। विशालकाय के गले में एक जंजीर से लटका हुआ सुनहरा कटोरा लटका हुआ था और उसके हाथ में हीरे का भाला था जो आग की तरह चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वह नजरों से ओझल हुआ, बेवकूफ ने अपने रास्ते के निशान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह व्यर्थ ही गया। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ, जब तक कि पेरोनिक को उसकी इतनी आदत नहीं हो गई कि वह कभी छिपने की जहमत नहीं उठाता। लेकिन हर बार जब वह उसे देखता तो कटोरा और भाला पाने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो जाती। एक शाम लड़का जंगल के किनारे अकेला बैठा था, तभी एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी उसके पास आकर रुका। बेवकूफ ने पूछा, क्या तुम केरग्लास का रास्ता जानना चाहते हो? और उस आदमी ने जवाब दिया, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। क्या तुम जादूगर द्वारा मारे बिना वहाँ गए थे? पेरोनिक चिल्लाया। ओह, उसे मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी ने जवाब दिया, मैं रोजा का बड़ा भाई, जादूगर ब्रायक हूँ। जब भी मैं उससे मिलने जाना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा इसी रास्ते से गुजरता हूँ, और चूंकि मैं भी बिना खुद को खोए जादुई जंगल से नहीं गुजर सकता, इसलिए मैं अपने मार्गदर्शन के लिए बछेड़े को बुलाता हूँ। बोलते हुए उसने जमीन पर 3 वृत्त बनाए और बहुत धीमी आवाज में कुछ शब्द बुदबुदाए, जिन्हें पेरोनिक सुन नहीं पाया। फिर उसने जोर से कहा, बछेड़ा, दौड़ने के लिए स्वतंत्र और खाने के लिए स्वतंत्र। बछेड़ा, जब तक हम मिलें, तब तक तेजी से सरपट दौड़ो। और तुरंत ही बछेड़ा प्रकट हुआ, जादूगर की ओर उछलता हुआ, जादूगर ने अपनी गर्दन पर लगाम डाली और उसकी पीठ पर कूद पड़ा। पेरोनिक ने इस साहसिक कार्य के बारे में फार्म में चुप्पी साधे रखी, लेकिन वह अच्छी तरह से समझ गया था कि अगर उसे कभी केरग्लास जाना है तो उसे पहले उस बछेड़े को पकड़ना होगा जो रास्ता जानता है। दुर्भाग्य से उसने जादूगर द्वारा कहे गए जादुई शब्दों को नहीं सुना था और वह 3 वृत्त बनाने में सफल नहीं हो सका,
इसलिए अगर उसे बछेड़े को बुलाना ही था तो उसे ऐसा करने का कोई और तरीका खोजना होगा। दिन भर जब वह गायों को चराता था, वह सोचता रहता था कि वह बछेड़े को कैसे बुलाए, क्योंकि उसे यकीन था कि वह उसे बुलाएगा। एक बार उसकी पीठ पर सवार होकर वह अन्य खतरों पर विजय प्राप्त कर सकता था। इस बीच उसे किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए था, और उसने रात में अपनी तैयारी की, जब सभी सो रहे थे। जादूगर को जो कुछ करते देखा था, उसे याद करते हुए उसने अस्तबल के एक कोने में लटकी हुई एक पुरानी लगाम को सिल दिया, बछेड़े के पैरों को पकड़ने के लिए भांग की रस्सी को मोड़ दिया और एक जाल बनाया जो पक्षियों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसने जेब के रूप में काम करने के लिए कपड़े के कुछ टुकड़ों को मोटे तौर पर सिल दिया, और इसे उसने गोंद और लाख के पंख, मोतियों की एक माला, बड़ी लकड़ी की एक सीटी और बेकन की चर्बी से रगड़ी हुई रोटी के एक टुकड़े से भर दिया। फिर वह उस रास्ते पर गया जिस पर रोजा, उसकी घोड़ी और बछेड़ा हमेशा सवार होते थे, और उसके एक तरफ रोटी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। समय से ठीक पहले तीनों आ गए। पेरोनिक उन्हें उत्सुकता से देख रहा था, जो झाड़ियों में छिपा हुआ था। मान लीजिए कि यह बेकार था, मान लीजिए कि घोड़ी ने, न कि बछेड़े ने, टुकड़ों को खा लिया। मान लीजिए, लेकिन नहीं। घोड़ी और उसका सवार सुरक्षित रूप से निकल गए, एक कोने में गायब हो गए, जबकि बछेड़ा अपने सिर को जमीन पर टिकाए हुए रोटी की खुशबू सूंघ रहा था और लालच से टुकड़ों को चाटने लगा। ओह, ये कितना अच्छा था! किसी ने उसे पहले कभी ऐसा क्यों नहीं दिया था? और छोटा जानवर इतना तल्लीन था, कुछ और टुकड़ों की तलाश में सूंघ रहा था, कि उसने पेरोनिक को तब तक रेंगते हुए नहीं सुना जब तक कि उसने अपनी गर्दन पर लगाम और पैरों के चारों ओर रस्सी महसूस नहीं की, और एक और पल में कोई उसकी पीठ पर था। जितनी तेजी से वह चल सकता था, उतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए बछेड़ा जंगल के सबसे जंगली इलाकों में से एक में चला गया, जबकि उसका सवार अजीबोगरीब नज़ारे देखकर कांप रहा था। कभी कभी ऐसा लगता था कि धरती उनके सामने खुल गई है और वो एक अथाह गड्ढे में झांक रहा है। कभी कभी पेड़ों में आग लग जाती है और वह खुद को आग के बीच पाता है। अक्सर एक नाला पार करते समय पानी बढ़ जाता है और उसे बहा ले जाने की धमकी देता है, और फिर एक पहाड़ की तलहटी में बड़ी चट्टानें उसकी ओर लुढ़कती हैं, मानो वे उसे और उसके परिवार को कुचल देंगी अपने अंतिम दिन तक। पेरोनिक को यह नहीं पता था कि ये चीज़ें वास्तविक थीं या उसने केवल कल्पना की थी, लेकिन उसने अपनी बुनी हुई टोपी को अपनी आंखों को ढंकने के लिए नीचे खींच लिया और बछेड़े पर भरोसा किया कि वह उसे सही रास्ते पर ले जाएगा। आखिरकार जंगल पीछे छूट गया और वे एक विस्तृत मैदान पर आ गए जहां हवा ताज़ी और तेज बह रही थी। बेवकूफ ने बाहर झांकने की हिम्मत की और पाया कि उसे राहत मिली कि जादू खत्म हो गया था। हालांकि जब उसने देखा कि मैदान में घोड़ों के कंकालों के साथ साथ मनुष्यों के कंकाल भी बिखरे हुए थे, तो उसके अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई। और दूर दूर तक दौड़ते हुए वे भूरे रंग के आकार क्या थे? क्या वे भेड़िए हो सकते थे? लेकिन मैदान भले ही विशाल लग रहा था, लेकिन इसे पार करने में ज्यादा समय नहीं लगा और बहुत जल्द ही बछेड़ा एक तरह के छायादार पार्क में पहुंच गया जिसमें एक सेब का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं उसके फलों के भार से जमीन पर झुकी हुई थीं। सामने कोरिगन था, छोटा परी आदमी अपने हाथ में आग की तलवार पकड़े हुए, जो उसके छूने पर सब कुछ राख कर देती थी। पेरोनिक को देखते ही उसने एक तीखी चीख लगाई और अपनी तलवार उठाई, लेकिन आश्चर्यचकित हुए बिना उस युवक ने केवल अपनी टोपी उठाई, हालांकि वह थोड़ी दूरी पर रहने का ध्यान रखता था। घबराए नहीं मेरे राजकुमार, पेरोनिक ने कहा, मैं अभी केरग्लास जा रहा हूँ, क्योंकि महान रोजा ने मुझे अपने पास व्यापार के लिए आने के लिए कहा है। मैंने आपसे आने की विनती की थी, बोने ने दोहराया। और फिर आप कौन हैं? पेरोनिक ने उत्तर दिया, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं ही वह नया नौकर हूँ जिसे उन्होंने रखा है। मुझे कुछ भी पता नहीं, कोरिगन ने उदास होकर कहा, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, तुम डाकू हो सकते हो। मुझे बहुत खेद है, पेरोनिक ने उत्तर दिया, लेकिन मैं खुद को नौकर कहने में गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं केवल एक पक्षी पकड़ने वाला हूँ। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे विलंब न करें, क्योंकि उसका महामहिम जादूगर मेरा इंतजार कर रहा है, और जैसा कि आप देख रहे हैं,
उसने मुझे अपना बछड़ा उधार दे दिया है ताकि मैं महल तक शीघ्र पहुंच सकूं। इन शब्दों पर कोरिगन ने पहली बार अपनी नज़र घोड़े पर डाली, जिसे वह जादूगर का बच्चा समझता था, और सोचने लगा कि युवक सच बोल रहा है। घोड़े की जांच करने के बाद उसने सवार का अध्ययन किया, जो इतना मासूम और वास्तव में खाली था कि वो कहानी गढ़ने में असमर्थ लग रहा था। फिर भी बोने को पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ कि सब ठीक है, और उसने पूछा कि जादूगर पक्षी पकड़ने वाले से क्या चाहता है। उसने जो कहा उससे तो यही लगता है कि उसे एक बहुत बुरी तरह चाहिए, पिरोनिक ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने बताया कि केरग्लास में उसके बगीचे का सारा अनाज और सारे फल पक्षी खा गए हैं। और तुम इसे कैसे रोकोगे मेरे अच्छे दोस्त? कोरिगन ने पूछा, और पेरोनिक ने उसे वह जाल दिखाया जो उसने तैयार किया था, और टिप्पणी की कि कोई भी पक्षी संभवतः इससे बच नहीं सकता। यही तो मैं निश्चित होना चाहता हूँ, कोरिगन ने उत्तर दिया। मेरे सेब पूरी तरह से ब्लैकबर्ड और थ्रश द्वारा खा लिए गए हैं। अपना जाल बिछाओ, और यदि तुम उन्हें पकड़ने में सफल हो गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह एक उचित सौदा है। और जैसे ही उसने कहा, पिरोनिक नीचे कूद गया और अपने बछेड़े को एक पेड़ से बांध दिया। फिर झुककर उसने जाल के एक छोर को सेब के पेड़ के तने पर टिका दिया, और कोरिगन को दूसरे छोर को पकड़ने के लिए कहा, जबकि वह खूंटे निकाल रहा था। बोने ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, जब अचानक पेरोनिक ने फंदा अपनी गर्दन पर डाला और उसे अपने पास खींच लिया, और कोरिगन को किसी भी पक्षी की तरह मजबूती से पकड़ लिया गया जिसे वह फंसाना चाहता था। क्रोध से चीखते हुए उसने रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने गांठ को और कस दिया। उसने तलवार घास पर रख दी थी, और पेरोनिक ने पेड़ के दूसरी तरफ जाल को ठीक करने में सावधानी बरती थी, ताकि वह सुरक्षित रहे। अब उसके लिए सेब तोड़ना और घोड़े पर चढ़ना आसान हो गया, वह भी बोने की बाधा के बिना, जिसे उसने अपने भाग्य पर छोड़ दिया था। जब वे मैदान से बाहर निकल गए तो पेरोनिक और उसके घोड़े ने खुद को एक संकरी घाटी में पाया, जिसमें पेड़ों का एक झुरमुट था, जो हर तरह की मीठी महक वाली चीज़ों से भरा हुआ था। हर रंग के गुलाब, पीले झाड़ू, गुलाबी हनीस्कल, जबकि उन सभी के ऊपर एक शानदार लाल रंग का पैंसी था, जिसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। ये वह फूल था जो हंसता था, और इसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति हंसे बिना नहीं रह सकता था। पेरोनिक का दिल इस विचार से जोर से धड़क रहा था कि वह सुरक्षित रूप से दूसरे परीक्षण तक पहुंच गया था, और वह पूरी तरह से शांत भाव से सांपों की तरह अयाल घुमाते हुए शेर को देख रहा था, जो झुरमुट के सामने इधर उधर घूम रहा था। युवक ने अपनी टोपी उतारी, क्योंकि वह मूर्ख था, लेकिन उसे पता था कि जब तुम्हें अपने से बड़े लोगों के साथ काम करना हो, तो सिर पर टोपी रखने से ज्यादा हाथ में टोपी रखना उपयोगी होता है। फिर शेर और उसके परिवार को सभी तरह की शुभकामनाएं देने के बाद उसने पूछा कि क्या वह केरग्लास के लिए सही रास्ते पर है, और केरग्लास में तुम्हारा क्या काम है? शेर ने गुर्राहट के साथ और दांत दिखाते हुए पूछा। पूरे सम्मान के साथ पेरोनिक ने बहुत भयभीत होने का नाटक करते हुए उत्तर दिया, मैं एक महिला का नौकर हूँ जो रईस रोजा की मित्र है और उसे एक पेस्ट्री के लिए कुछ लाख भेजती है। लाक्स, शेर ने अपनी लंबी मूंछें चाटते हुए कहा। अरे, 1 सदी हो गई है जब मैंने इसे खाया है। क्या तुम्हारे पास बहुत सारा है? जितने इस थैले में समा जाएंगे, पेरोनिक ने उत्तर दिया, और बोलते बोलते उसने थैला खोला, जिसमें उसने पंख और गोंद भरी थी, और अपनी बात को साबित करने के लिए उसने शेर की ओर पीठ कर ली और लाख के गाने की नकल करने लगा। आओ, शेर ने कहा, जिसके मुंह में पानी भर आया, मुझे पक्षी दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वे मेरे मालिक के लिए पर्याप्त मोटे हैं या नहीं। मैं ये काम खुशी से करूँगा, बेवकूफ़ ने जवाब दिया, लेकिन अगर मैं एक बार थैला खोलूँगा तो वे सब उड़ जाएंगे। ठीक है, इसे इतना खोलो कि मैं अंदर देख सकूं, शेर ने थोड़ा पास आते हुए कहा। अब यह वही था जिसकी पेरोनिक को उम्मीद थी, इसलिए उसने बैग को पकड़ रखा था जबकि शेर ने उसे ध्यान से खोला और अपना सिर अंदर डाला, ताकि वह लाक्स का एक अच्छा मुंह भर सके। लेकिन पंखों और गोंद का ढेर उसके शरीर से चिपक गया, और इससे पहले कि वह अपना सिर फिर से बाहर निकाल पाता, पेरोनिक ने रस्सी को कसकर खींच लिया और उसे एक गांठ में बांध दिया जिसे कोई भी व्यक्ति खोल नहीं सकता था।
फिर जल्दी से हंसने वाले फूल को इकट्ठा करते हुए वो उतनी ही तेजी से भाग गया जितनी तेजी से बछेड़ा उसे ले जा सकता था। रास्ता जल्द ही ड्रैगन की झील की ओर ले गया, जो उसे तैरकर पार जाना पड़ा। बछेड़ा, जो इसका आदी था, बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में कूद गया, लेकिन जैसे ही ड्रैगन ने पेरोनिक को देखा, वे उसे निगलने के लिए झील के सभी हिस्सों से उसके पास आ गए। इस बार पेरोनिक ने अपनी टोपी उतारने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उसने अपने साथ लाए मोतियों को पानी में फेंक दिया, जैसे आप बत्तख के सामने काली मकई फेंकते हैं, और जब भी वह मोती निगलता तो एक अजगर अपनी पीठ के बल लेट जाता और मर जाता, जिससे वह मूर्ख बिना किसी परेशानी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता। अब काले आदमी द्वारा संरक्षित घाटी उसके सामने थी, और दूर से पेरोनिक ने उसे देखा, जो प्रवेश द्वार पर एक चट्टान से एक पैर से बंधा हुआ था और लोहे की गेंद को पकड़े हुए था, जो कभी भी अपने निशाने से नहीं चूकती थी और हमेशा अपने मालिक के हाथ में लौट आती थी। उसके सिर में काले आदमी की 6 आंखें थीं, जो कभी भी एक साथ बंद नहीं होती थीं, बल्कि एक के बाद एक निगरानी करती रहती थीं। इस समय वे सभी खुली थीं, और पेरोनिक अच्छी तरह से जानता था कि अगर काले आदमी ने उसे एक नज़र भी देखा तो वह अपनी गेंद फेंक देगा। इसलिए झाड़ियों के एक घने जंगल के पीछे बछेड़े को छिपाते हुए वह एक खाई के किनारे रेंगता हुआ चला गया और उसी चट्टान के पास जाकर बैठ गया जिससे काला आदमी जंजीर से बंधा हुआ था। दिन गर्म था और थोड़ी देर बाद आदमी को नींद आने लगी। उसकी 2 आंखें बंद हो गईं और पेरोनिक धीरे धीरे गाने लगा। एक पल में तीसरी आंख बंद हो गई और पेरोनिक गाने लगा। चौथी आंख का ढक्कन जोर से गिरा और फिर 5वीं और 6ठी आंख का ढक्कन भी। काला आदमी पूरी तरह सो गया। फिर दबे पांव वह बेवकूफ घोड़े के पास वापस गया, जिसे वह काले आदमी के पीछे से नरमकाई पर ले गया। आनंद की घाटी में एक स्वादिष्ट बगीचा जो आपके मुंह के सामने लटकते हुए फलों से भरा था, शराब के साथ फव्वारे चल रहे थे और फूल नर्म छोटी आवाजों में गा रहे थे। आगे खाने की मेजें सजी हुई थीं और घास पर नाचती लड़कियां उसे अपने साथ शामिल होने के लिए बुला रही थीं। पेरोनिक ने सुना, और शायद ही यह जानते हुए कि उसने क्या किया, उसने बछेड़े को धीमी गति से आगे बढ़ाया। उसने लालच से व्यंजनों की खुशबू सूंघी और नर्तकियों को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। एक और पल और वह पूरी तरह से रुक जाता और दूसरों की तरह खो जाता, जब अचानक उसे एक दृश्य की तरह सोने का कटोरा और हीरे का भाला दिखाई दिया। अपनी जेब से सीटी निकालकर उसने जोर से बजाया ताकि उसके आसपास की मीठी आवाजें दब जाएं, और जादुई फलों की लालसा को शांत करने के लिए अपनी रोटी और बेकन में से जो कुछ बचा था उसे खा लिया। उसने अपनी आंखें बछेड़े के कानों पर स्थिर कर ली ताकि वह नर्तकियों को न देख सके। इस तरह वह बगीचे के अंत तक पहुंचने में सफल हो गया और आखिरकार उसे केरग्लास का किला दिखाई दिया, जिसके बीच में नदी थी, जिसका सिर्फ एक ही घाट था। क्या वह महिला वहां होगी, जैसा कि बूढ़े ने उसे बताया था? हाँ, निश्चित रूप से वह महिला थी, जो एक चट्टान पर बैठी थी। उसने काले साटन की पोशाक पहनी हुई थी और उसका चेहरा एक मूरिश महिला के रंग का था। वह मूर्ख घोड़े पर सवार होकर आया और पहले से कहीं ज्यादा विनम्रता से अपनी टोपी उतारी और पूछा कि क्या वह नदी पार नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी मदद की प्रतीक्षा कर रही थी, उसने उत्तर दिया। पास आओ ताकि मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊं। पेरोनिक ने वैसा ही किया जैसा उसने उसे बताया था, और उसकी बांह की सहायता से वो फुर्ती से बछेड़े की पीठ पर कूद गई। क्या तुम जानते हो कि जादूगर को कैसे मारना है? महिला ने पूछा, जब वे घाट पार कर रहे थे। पेरोनिक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि जादूगर होने के कारण वह अमर था और कोई उसे मार नहीं सकता था। उसे उस सेब को चखने के लिए राजी करो और वह मर जाएगा, और यदि वह पर्याप्त नहीं होगा तो मैं उसे अपनी उंगली से छू लूंगी, क्योंकि मैं प्लेग हूँ, उसने उत्तर दिया। लेकिन अगर मैं उसे मार दूं तो मैं सोने का कटोरा और हीरे का भाला कैसे प्राप्त कर पाऊंगा जो बिना चाबी के तहखाने में छिपाए गए हैं? पेरोनिक ने उत्तर दिया। पेरोनिक इन द वैली ऑफ प्लेजर। काले वस्त्र वाली महिला जादूगर रोजर को मार देती है। जो फूल हंसता है वह सारे दरवाजे खोल देता है और सारे अंधेरे को रोशन कर देता है, महिला ने कहा, और जब वह बोल रही थी
तो वे बोले आगे किनारे पर पहुंचकर महल की ओर बढ़े। प्रवेश द्वार के सामने खंभों पर टिका हुआ एक प्रकार का तंबू था और उसके नीचे दैत्य बैठा हुआ धूप सेक रहा था। जैसे ही उसने पेरोनिक और महिला को ले जाने वाले बछेड़े को देखा, उसने अपना सिर उठाया और गरजती हुई आवाज में चिल्लाया, क्यों, ये तो वही मूर्ख है जो मेरे 13 महीने के घोड़े पर सवार है। महानतम जादूगर, आप सही हैं, पेरोनिक ने उत्तर दिया। और तुमने उसे कैसे पकड़ लिया? दानव ने पूछा। जंगल के किनारे तुम्हारे भाई ब्रायक से जो सीखा था उसे दोहरा कर, बेवकूफ ने जवाब दिया। मैंने बस इतना कहा था। बछेड़ा, दौड़ने के लिए स्वतंत्र और खाने के लिए स्वतंत्र। बछेड़ा, जब तक हम मिलें तब तक तेजी से सरपट दौड़ो। और यह सीधे आया। तो फिर तुम मेरे भाई को जानते हो? दानव ने पूछा। मुझे बताओ कि उसने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? पेरोनिक ने उत्तर दिया, तुम्हें 2 उपहार देने के लिए जो उसे अभी अभी मूरों के देश से मिले हैं, आनंद का सेब और आज्ञाकारिता की स्त्री। यदि तुम सेब खाओगे तो तुम्हें किसी और चीज की इच्छा नहीं होगी, और यदि तुम स्त्री को अपना दास बना लोगे तो तुम्हें कभी किसी और चीज की इच्छा नहीं होगी। ठीक है, सेब मुझे दे दो और औरत को नीचे उतरने को कहो, रोजर ने उत्तर दिया। मूर्ख ने आज्ञा मान ली, लेकिन सेब का पहला स्वाद लेते ही दैत्य लड़खड़ाया और जैसे ही महिला की लंबी पीली उंगली ने उसे छुआ, वह मर गया। जादूगर को वहीं छोड़कर पेरोनिक महल में दाखिल हुआ और अपने साथ हंसता हुआ फूल लेकर गया। उसके सामने 50 दरवाजे खुले और आखिरकार वह सीढ़ियों की एक लंबी सीढ़ियां तक पहुंच गया जो धरती की गहराई में जाती हुई लग रही थी। इन सीढ़ियों से वह नीचे उतरता रहा जब तक कि वह अंदर नहीं पहुंच गया। वह एक चांदी के दरवाजे पर पहुंचा, जिस पर न तो कोई बार था और न ही कोई चाबी। फिर उसने हंसने वाले फूल को ऊपर उठाया और दरवाजा धीरे धीरे पीछे की ओर झुका, जिससे एक गहरी गुफा दिखाई दी जो सुनहरे कटोरे और हीरे के भाले की चमक से दिन की तरह चमक रही थी। बेवकूफ जल्दी से आगे बढ़ा और कटोरे को अपनी गर्दन के चारों ओर लटका दिया, जो उससे जुड़ी हुई चेन से था, और भाला अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके नीचे की जमीन हिल गई और एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ महल गायब हो गया और पेरोनिक ने खुद को जंगल के करीब खड़ा पाया, जहां वह मवेशियों को चराने के लिए ले जाता था। हालांकि अंधेरा छाने लगा था, पेरोनिक ने खेत में घुसने के बारे में कभी नहीं सोचा, बल्कि ब्रिटनी के ड्यूक के दरबार की ओर जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। जब वह वेंस शहर से गुजरा तो वह एक दर्जी की दुकान पर रुका और भूरे रंग की मखमली पोशाक और एक सफ़ेद घोड़ा खरीदा, जिसकी कीमत उसने मुट्ठी भर सोने से चुकाई जो उसने केरग्लास के महल के गलियारे में उठाया था। इस तरह वह नेंटेस शहर में पहुंचा, जो उस समय फ्रांसीसी लोगों द्वारा घेर लिया गया था। थोड़ी दूर जाकर पेरोनिक रुका और अपने चारों ओर देखने लगा। मीलों तक देश खाली था, क्योंकि दुश्मन ने हर पेड़ काट दिया था और हर पत्ती जला दी थी, और भले ही वह मूर्ख हो, पेरोनिक समझ गया कि गेट के अंदर लोग भूख से मर रहे थे। वह अभी भी डर के मारे देख रहा था, तभी दीवारों पर एक तुरही बजाने वाला दिखाई दिया और जोर से बजाते हुए घोषणा की कि ड्यूक उस व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा जो फ्रांसीसी लोगों को देश से बाहर निकाल सकता है। शहर के चारों कोनों पर तुरही बजाने वाले ने अपनी ध्वनि बजाई और आखिरी बार पेरोनिक ने, जो जितना संभव था उतना निकट आ गया था, उसका उत्तर दिया। तुम्हें अब और उड़ाने की जरूरत नहीं है, उसने कहा, क्योंकि मैं खुद शहर को उसके दुश्मनों से मुक्त कर दूंगा। और एक सैनिक की ओर मुड़ते हुए सैनिक जो तलवार लहराते हुए दौड़ता हुआ आया, उसने उसे जादुई भाले से मारा और वह वहीं मर गया। पीछे चल रहे लोग अचंभित होकर खड़े हो गए। उन्हें यकीन था कि उनके साथी का कवच नहीं टूटा है, फिर भी वह मर चुका था, मानो उसके दिल पर वार किया गया हो। लेकिन इससे पहले कि वे अपने आश्चर्य से उबर पाते, पेरोनिक चिल्लाया, तुम देख रहे हो कि मेरे दुश्मनों का क्या होगा, अब देखो मैं अपने दोस्तों के लिए क्या कर सकता हूँ। और झुककर उसने सोने का कटोरा सिपाही के मुंह के सामने रख दिया, जो पहले की तरह उठकर बैठ गया। फिर अपने घोड़े को खाई के पार कूदा, वह शहर के फाटक में घुस गया, जो उसके स्वागत के लिए काफी खुला हुआ था। इन चमत्कारों की खबर जल्दी ही पूरे शहर में फैल गई और इसने सेना में नई जान डाल दी।
जिससे उन्होंने खुद को युवा अजनबी की कमान में लड़ने में सक्षम घोषित कर दिया। और जैसे ही कटोरे ने सभी मृत ब्रेटन को जीवित कर दिया, पेरोनिक के पास जल्द ही एक बड़ी सेना हो गई जो फ्रांसीसी को भगाने के लिए पर्याप्त थी, और उसने अपने देश को बचाने का अपना वादा पूरा किया। कटोरे और भाले के बारे में कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जादूगर ब्रायक उन्हें फिर से चुराने में कामयाब हो गया, और जो कोई भी उन्हें प्राप्त करना चाहता है, उसे पेरोनिक की तरह उन्हें खोजना होगा।